यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी पॉइंट से। आई होप जिस पॉइंट तक मैंने आपको बता दिया था, हैंडशेक वगैरह एक्सप्लेन किया था, वहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ सर। हैंडशेक तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं, टर्म्स वगैरह क्लियर है, BSSID ESSID की हमने बात करी थी, यस सर। राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट। So let's wait for my machine to boot. Let it boot. So अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने होमवर्क दिया था शायद से, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है। यस सर, Yes, sir. वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दिया था। तो किसी ने डिस्कस नहीं किया उसके बारे में? हाँ, याद भी नहीं दिलाया मेरे को सर। सर किया ही नहीं होगा किसी ने, इसलिए नहीं किया होगा डिस्कस। समझ गया था। किया है सर, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं सर, किया है। Yes, sir. So चलो अभी ऐसा वाईफाई हैकिंग अपना खत्म करते हैं पहले, यस ठीक। सर। फिर हम उसके Yes, ऊपर sir. थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पहले ठीक है सर। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है, इफ आई रिमेंबर, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था जहाँ पे कुछ पैकेट्स कैप्चर कर रहे थे। वहाँ पे शायद हैंडशेक भी कैप्चर हो गया था लास्ट दिन, बट मैंने यहाँ पे क्या है, मेरी मशीन रिवर्ट कर दी थी पुराने स्नैपशॉट पे, सो इसीलिए वो सब चीज़ें अब नहीं रही, ठीक है? ऐसा करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, बस मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ। So I'm Yes, sir. trying to plug in my wireless adapter here, sudo ifconfig. You can see that there is no wireless interface as of now. Now I'm going to plug it in. Connect to virtual machine. Okay. So यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं, वायरलेस इंटरफेस अपीयर हो गया है यहाँ पे, ग्रेट। CD desktop, let's create a directory over here named as Wi-Fi, CD Wi-Fi। जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा इस डायरेक्टरी में परफॉर्म करना चाहूँगा, ओके। सबसे पहले हमने अपने एडेप्टर को मॉनिटर मोड पे पुट करना है, तो जस्ट टाइप sudo airmon ng start wlan 0 एंड इट सेज कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो हम उन प्रोसेसेस को किल कर देंगे अभी airmon ng check kill के साथ। sudo airmon ng check kill, मेरा नेटवर्क मैनेजर इसने बेसिकली ऑफ कर दिया है, ठीक है? सो ओके, ग्रेट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं sudo iw config के साथ that the mode has been changed to monitor mode, great। so sniffing स्टार्ट करते हैं, पैकेट कैप्चर स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? एरोडम्प से, एरोडम्प ng स्टार्ट, नो स्टार्ट नहीं होता है यहाँ पे, होता है -w फाइल राइट करने के लिए। सो फाइल का नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स फाइल का से, नाम वाईफाई था ना सर? डायरेक्टरी का नाम था, मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ, तो ch नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, ठीक है? यस सर।
सो यही कमांड हमने करी थी लास्ट -w राइट करने के लिए, उसके बाद फॉलोड बाय इंटरफेस नेम। लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने स्निफिंग स्टार्ट कर दी है। एंड ये स्क्रीन का आउटपुट मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि क्या देखने को मिल रहा है आपको। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। हमने BSSID क्या होता है, ESSID क्या होता है, इस बारे में बात करी थी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एक्सेस पॉइंट अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फील्ड है ENC साइफर AUTH। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो अगर मैं इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करूँ तो लेट मी ओपन पेंट ओवर हेयर। एंड पेंट ओपन करने के बाद हमारे पास वाईफाई के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी के लिए आया था आपके पास, वो आया था 1996 में। 1996 में दैट वाज योर WEP, दैट इज वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ओके, सबसे पहले हमारे पास WEP आया था। एंड इसी चीज़ को एलैबोरेट करते हुए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर रखा होगा। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। वाईफाई हैकिंग, वाईफाई, yeah, so here it is. WEP is your wired. It was not in 1996, it was in 1997. Corrected. सबसे पहला था हमारे पास इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर मेजर एक इशू था। इशू ये था कि जो इंक्रिप्शन होता था ना आपके डेटा का, वो जिस की के साथ इंक्रिप्शन होता था, पहली बात तो वो की, तो अगर किसी ने उस की को कैप्चर कर लिया तो पहली बात तो की चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, की प्लेन टेक्स्ट में है तो कोई भी डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता था। इससे क्या हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फ्रिंज हो रही थी। सो हमें रियलाइजेशन हुआ कि यार WEP तो किसी काम का नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ नई सिक्योरिटी के लिए निकालना पड़ेगा। सो उन्होंने क्या किया, दे केम अप विद, ओके, WPA basically stands for Wired Wi-Fi Protected Access. 2003 WPA Wi-Fi Protected Access. एंड एक्चुअली WPA जो है, WPA के बनाने के पीछे और जो भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, they were trying to come up with something more secure. तो WPA उन्होंने ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल दिया था, केवल ये 1 साल के लिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि WPA 2 जो है वो डेवलपमेंट फेज में था। तो जब तक WPA 2 नहीं निकाल रहे थे तब तक इन्होंने बीच में WPA निकाल दिया था कि चलो कोई बात नहीं, टेम्परेरी पर्पस से। 2004 में WPA 2 आ गया था, विच वॉज लाइक वेरी गुड प्राइवेसी, वेरी गुड कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा इंक्रिप्शन वगैरह यूज था। यहाँ पे क्या इंक्रिप्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज कर रहे थे AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, एंड इट इज योर सिमेट्रिक साइफर। सिंगल की होती है, लेकिन आज की डेट में टिल डे 2020 में हम जी रहे हैं, ठीक है, और 4 महीनों में हम 2021 में पहुंच जाएंगे। टिल डे सिमेट्रिक साइफर्स के अंदर AES टॉप नॉच माना जाता है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है कि AES का इंक्रिप्शन इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। ओके, एंड मीनवाइल मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। सो मैं एक बार अटेंडेंस सबकी मार्क कर दूँ, अपडेट कर दूँ। सो तरुण हैज जॉइंड एंड Aryan is not here, Hasnan is not here. Okay, okay, great. So यहाँ पे हमारे पास थोड़े से इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात है, और यही चीज आप देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे जब आप स्निफिंग कर रहे हो ना। ये देखो WPA 2, WPA 2, WPA। अब WPA पता है आपको कौन सी डिवाइसेस में देखने को मिलता है? जो बहुत पुरानी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो उस टाइम के अराउंड आई थी, 2003 के अराउंड जो डिवाइसेस आई, उनके अंदर WPA 1 जो है बेसिकली WPA वो इम्प्लीमेंट किया गया था।
उसके बाद 2004 से जितनी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हुई उसके अंदर WPA2 आने लग गया था। और अगर कभी आपको यहाँ पे WEP का मतलब वो जो टारगेट डिवाइस है आपकी वो बहुत पुरानी है, ठीक है, वो बहुत पुरानी डिवाइस है जब WEP हुआ करता था। वेल एनीवेज, सो लेट्स गेट बैक हियर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मेरा मोटिव है यहाँ पे हैंडशेक कैप्चर करना। हैंडशेक क्यों कैप्चर करना चाहता हूँ मैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? ये कनेक्शंस के लिए सर, कनेक्शन स्टेब्स के लिए। गाइस आवाज है मेरी? कैन यू हियर मी? हेलो? सर कंप्लीटली ब्रेक होके आ रहा है। गाइस आवाज आ रही है मेरी? सर कट कट के आ रहा है। ब्रेक हो क्या रहा है अभी बीच में? एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था इनफैक्ट। अभी अभी आ रही है? बहुत ब्रेक हो रहा है। यस सर अभी ठीक है। So actually I have got my network. So गाइस अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। ओके हेलो। अभी डिस्कनेक्ट हो गया क्या?
Guys, can you hear me now? Yes, sir. यार ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं अगर सही तो है सर आपकी स्पीड। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, चलो थोड़ा फिर से ट्राई करते हैं। अगर अगर इशू हमारे पास परसिस्ट करता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे को फिर क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्राई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आप लोगों को आवाज़ बीच में कटे तो बताना मुझे, ठीक है? बिकॉज मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ बीच में ना। मेरा लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों से कि मैं हैंडशेक क्यों कैप्चर कर रहा हूँ? कनेक्शन स्टेबल करने के लिए सर। कनेक्शन स्टेबल करने के लिए? नहीं। Yes, sir. ताकि एक्सेस मिल पाए। हम्म? ताकि एक्सेस मिल पाए। नहीं नहीं नहीं, ताकि की कैप्चर हो पाए, क्योंकि 3-4 में हैंडशेक के अंदर हमारी की जाती है लास्ट स्टेप के अंदर। याद आया 4 वे हैंडशेक जब मैंने आपको बताया था? यस सर, यस सर। लास्ट स्टेप के अंदर की जाती थी, इसलिए हैंडशेक कैप्चर करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं की को कैप्चर कर लूँ, उसके बाद की को डिक्रिप्ट कर लूँ। तो मुझे ये की जो है बेसिकली, ठीक है गाइस? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो। तो आप आई कैन नॉट हियर यू गाइस। नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसलिए नहीं आ रही थी। साथ वालों को हैक कर लो ना वाईफाई। क्या कर लूँ? साथ वालों को वाईफाई हैक कर लो ना। तो हैक करूंगा, उसके बाद ही तो कनेक्ट करूंगा। हाँ, चलो कोई नहीं। तो आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ प्रदीप, आवाज नहीं आ रही है। आवाज ओके, अच्छा। सो मैं नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है? हैंडशेक कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे डीऑथेंटिकेशन अटैक। ओके, सो डीऑथेंटिकेशन अटैक में क्या होता है, हमारे पास वाईफाई 802.11 प्रोटोकॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप के पैकेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स। अगर किसी भी राउटर को आप डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स के साथ बॉम्बार्ड करते हो तो राउटर पता है क्या करता है? राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है सबको डिस्कनेक्ट कर देता है। सबको सुनाई दी मेरी आवाज? सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, यस सर। वही चीज हम करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे? हम करेंगे sudo एयर रिप्ले। तो ये सब जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ ये सबके सब एयर क्रैक सूट के टूल्स हैं। 3 टूल्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, एयरमॉन एनजी, एरोडम्प एनजी, एयर रिप्ले करने लगा हूँ। एयर रिप्ले एनजी -h कर लेता हूँ मैं हेल्प के लिए। ओके, -HELP हेल्प के लिए। एंड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि डीऑथेंटिकेशन टाइप के पैकेट भेजने के लिए मेरे को ये फ्लैग यूज करना है, -DAuth यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं -0 भी यूज कर सकता हूँ। तो -DAuth ले लेता हूँ। -DAuth
मेरे को चाहिएगा टारगेट का मैक एड्रेस भी, ठीक है। सो टारगेट का मैक एड्रेस भी ले लूंगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए, उसके बाद मेरे को काउंट बताना है कितने नंबर ऑफ पैकेट भेजने हैं। तो मुझे इनफाइनाइट पैकेट भेजने हैं, मतलब भेजते रहो। मैं जीरो के लिए है इनफाइनाइट, जीरो का मतलब है इनफाइनाइट। 1 करूंगा तो 1 का मतलब है 1 पैकेट भेजूंगा, 2 का मतलब 2, एंड 200 का मतलब 200 पैकेट भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे 0 मेंशन कर दे रहा हूँ। इनफाइनाइट भेजते रहो जब तक मैं रोकूँ ना, ठीक है। दैट इज 0। व्हाट एल्स अदर देन दिस, आई वांट टू मेंशन टारगेट BSS ID, जो कि मैं -A के साथ मेंशन करूंगा, स्पेस -A followed by space -A followed by your target MAC address. So target ले लेते हैं, let's say this one. Let's take छोरों का Wi-Fi as target. बारी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि स्निफिंग चलते हुए मैं इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा। लेट मी जस्ट कॉपी दिस मैक एड्रेस, पेस्ट इट ओवर हेयर, ओके। एंड मेरा डीऑथेंटिकेशन अटैक रेडी है। रन करने से पहले मैं एक बार स्निफर ऑन कर दूं। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से, पहले मैंने CH में कैप्चर किया था, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से काली। प्रेस एंटर, लेट इट रन। सो यहाँ पे मैंने डीऑथेंटिकेशन अटैक रन किया। क्या कह रहा है? नो रिप्ले, अच्छा इंटरफेस नहीं बताया, तो WLAN 0 मोन इंटरफेस भी देना पड़ेगा। इंटरफेस मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ओके। एंड डायरेक्टली नहीं चलेगा क्योंकि सेम चैनल पे नहीं है, ओके। 2-3 बार ट्राई करते हैं इसको। सो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये मैंने डीऑथेंटिकेशन अटैक स्टार्ट कर दिया है, ओके। एंड आई एम वेटिंग फॉर सम हैंडशेक टू अपीयर हियर, यहाँ पे कोई हैंडशेक आ जाए। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, बट मैं एनीवेज 2 से 5 मिनट तक इसको रन करूंगा। मैं वेट करूंगा कि हैंडशेक कैप्चर्ड ऐसा कुछ आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। सो अभी तो नहीं आया है, लेट्स सी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे डीऑथेंटिकेशन कर क्यों रहा हूँ? मैं डीऑथेंटिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबके सब डिस्कनेक्ट हो जाए, और जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब वो डिवाइस वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक हैंडशेक होगा, 4-वे हैंडशेक, और वो 4-वे हैंडशेक अगर होएगा तो मैं कैप्चर कर लूंगा, ओके। यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि जरूरी नहीं है कि मेरे को ये डीऑथेंटिकेशन अटैक करना ही पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप लकी हो, आपने जब स्निफिंग करी तो उस टाइम पे बाय चांस किसी ने आपके टारगेट एक्सेस पॉइंट के साथ किसी ने कनेक्ट किया। बाय चांस अगर उस टाइम पे किसी यूजर ने उस टारगेट एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो आपके पास एक हैंडशेक आ जाएगा। दैट इज वन थिंग, आपको डीऑथेंटिकेशन अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनदर थिंग इज दैट कि अब जब मैं एक्टिवली अटैक कर रहा हूँ डीऑथेंटिकेशन अटैक, सो ऐसा भी हो सकता है कि मैं डीऑथेंटिकेशन अटैक कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी भी हैंडशेक यहाँ पे कैप्चर ही ना कर पाऊँ। क्या पता मैं 5 मिनट में हैंडशेक कैप्चर कर लूँ, क्या पता मेरे को 5 घंटे लग जाए, क्या पता मेरे को 5 दिन लग जाए, ओके। सो हमारे पास इस चीज़ को गारंटी करने के लिए कोई मेथड नहीं है कि मतलब कि हैंडशेक कैप्चर कर ही पाओगे आप। तो डिपेंड भी तो So, करता है ना कि this is उसमें one उस वाईफाई catch. पे कितने एक्टिव यूजर है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं
चलो इसको फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ, वेट करता हूँ, क्या पता आप कोई कनेक्ट करें। सर मिल तो गया है, फाउंड लिख रहा था वहाँ, क्या फाउंड लिख रहा था वहाँ पे कुछ। देखो आवाज नहीं आई यार आपकी ना। सर दूसरी बारी स्क्रीन पे करना, दूसरा वाला वो CLI इससे- खोलना, दूसरा वाला। ये हाँ यस सर। सो हैंडशेक नहीं आया अभी मेरे पास। ओके, ये पीएम की आईडी है। पीएम की आईडी बेसिकली पीएम की आईडी की फुल फॉर्म। ओके, सो मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल अपने पर्पस से। पेयर वाइज मास्टर की आइडेंटिफायर। कभी बंद किया है अपना, तो शायद से कोई प्रोबेबली लोग बाग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। सर ये क्या है? क्या 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 है? सर ये वाईफाई के बगल में सिस ब्रो लिखा हुआ है कुछ। हाँ, प्रोब्स। सो ये प्रोबेबली जो है डिवाइसेस के नाम हो सकते हैं। ओके, एंड अगर आप चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हैंडशेक आ गया मेरे पास एक। सी, यस सर। हैंडशेक कैप्चर। ओके, WPA हैंडशेक। कैप्चर 5C4AE94F 5C4AE94F। क्या मेरा ये मैं कहता हाँ 5C4AE94F63DE लोगों 63। का वाईफाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आ गया है तो ठीक है। सो ये ऑथेंटिकेशन टैग हमारा सक्सेसफुल रहा और स्निफिंग को अब मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप इट, लेट्स डू एन LS ओवर हियर। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, या स्क्रीन क्लियर नहीं करता, यहाँ से एक नया टैब खोलता हूँ। CD डेस्कटॉप LS CD वाईफाई। यहाँ पे कुछ मेरे पास फाइल है। सबसे पहले मैंने स्निफिंग मेरे CH फाइल के अंदर करी थी, उसके बाद मैंने काली नाम से एक फाइल बनाई थी। यहाँ से रेलेवेंट है मेरे पास .cap फाइल। .cap होती है आपकी पैकेट कैप्चर फाइल। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। अब मैं इसे क्रैक करना चाहता हूँ। इसके अंदर हैंडशेक कैप्चर्ड है, उसे क्रैक करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा क्रैक? वायर शार्क। किससे? वायर शार्क। नहीं, वायर शार्क से क्रैक नहीं होता। वायर शार्क से तो आप केवल पैकेट स्निफ कर सकते हो, देख सकते हो। एयर क्रैक। सो हमारे पास एक क्रैक सूट का ये फाइनल टूल है, दैट इज एयर क्रैक NG। ओके, विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर क्रैकिंग दिस थिंग। सो साथ में देना पड़ेगा मेरे को फाइल काली .cap फाइल दे दी मैंने कि ये वाली फाइल को क्रैक करना है। साथ में देनी पड़ेगी मेरे को वर्ड लिस्ट -w के साथ। तो वर्ड लिस्ट में दे देता हूँ यूजर शेयर। बहुत फेमस वर्ड लिस्ट है हमारे पास, rocku.txt। सो ये जिप्ड है, इसको अनजिप कर लूँ पहले। सर ये वर्ड लिस्ट कहाँ से लाए? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है काले के अंदर। वो ये प्री इंस्टॉल वाली वर्ड लिस्ट है। या gunzip rocku.txt permission denied sudo ls and it has been extracted to rocku.txt wc-l rocku.txt से मैंने वर्ड काउंट कर लिया। इसके अंदर करीब 14 लाख वर्ड्स हैं इसके अंदर। हाँ, 14 लाख नहीं, 1,50,00,000 1,40,00,000 वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ट्राई करते हैं।
rocky.txt and press enter. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यार कौन सा वाईफाई आप क्रैक करना चाहते हो। अगर यहाँ पे इसने एक से ज़्यादा हैंडशेक कैप्चर करे होते तो यहाँ पे दिखाता किसी और का, अगर इसने हैंडशेक कैप्चर किया होता। बट अभी यहाँ पे किसका हैंडशेक दिखा रहा है? ये सर ठीक है, तो 16 चूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 16 नंबर इस वाईफाई के लिए एंड प्रेस एंटर। एंड इसने क्रैक कर दिया बहुत जल्दी एंड की दिखा दी इसने, की फाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस इज द की। तो काफ़ी इजी पासवर्ड था। अब कैच क्या है यहाँ पे? कैच ये है कि अगर ये पासवर्ड होता स्ट्रॉन्ग और ये पासवर्ड नहीं होता मेरी वर्ड लिस्ट में तो ये क्रैक नहीं कर पाता। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये कोई गारंटेड तरीका नहीं है कि आप इसको करोगे और हो जाएगा। या तो आपके पास मानो वर्ड लिस्ट के अंदर पासवर्ड ही ना हो। मानो मैंने पासवर्ड रखा हुआ है अपना आलू का पराठा है, ये मेरा पासवर्ड है। अब ये वर्ड अगर हमारी वर्ड लिस्ट में है ही नहीं है तो वो क्रैक ही नहीं कर पाएगा। यस सर। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हैंडशेक कैप्चर नहीं करोगे तो क्रैक क्या करोगे? ये दूसरी चीज हो गई। सर तो यस सर, मतलब हमारा ऑथेंटिकेशन जो अटैक है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल तो होएगा डी ऑथेंटिकेशन अटैक, लेकिन ये उसी गारंटी इसी के ऊपर तो सर बेसिस है कि वो इसी के ऊपर तो बेस है कि मतलब कि ये हमें वो या हैंडशेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, ये गारंटीड नहीं है। इस पे बेस्ड है कि हैंडशेक मिलेगा या हाँ नहीं सर, मिलेगा, लेकिन हाँ गारंटी सर। नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चीज की गारंटी नहीं है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी। सर जब हम लोग ये डी ऑथेंटिकेशन वाला सर जो स्टार्ट कर रहे थे हेल्प में, तो सर उसमें एक फेक एपीआई करके भी था कुछ। एक मिनट, लेट्स गो ऑल द वे टू द अप हियर। सर ये फेक ऑथ वाला, फेक हाँ। ऑथ अटैक करके। और एक सर इसके नीचे भी था जो दी ऑथ वाला था ना ऑप्शन सर, उसके नीचे भी एक था फेक। मैं देख रहा हूँ। हाँ, यस सर, ये फेक ऑथ। फेक। यस। सर ये क्या करेगा यहाँ पर? देखो, ये जनरली आपका WPA के साथ काम नहीं करता है, जनरली WEP के साथ काम करता है। ओके, ये आपके टारगेट उसके साथ ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करता है फेक ऑथ में। जब WEP होता है ना आपका, तो जब ऑथेंटिकेशन करता है ना तो वहाँ पे ये की लेने की कोशिश करता है। जो की प्लेन टेक्स्ट में मूव करती है। अब आज की डेट में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट टारगेट। समझ रहे हो? यस सर। फेक ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। फेक ऑथ जो है किसी ऐसे एक्सेस पॉइंट के साथ ऑथेंटिकेशन करने के काम आता है जो WEP इनेबल्ड होता है। इतना समझ लो बस, ठीक है? यस सर। सर बट जैसे कि मैंने जो टूल यूज किया था जिस टाइम पे, हाँ, तो सर वहाँ पे भी एक सर यही था फेक ऑथ। बट सर वहाँ पर क्या हुआ था ना उस टूल में कि वो सर हाँ। उसी के नाम का एक डुप्लीकेट वाईफाई क्रिएट कर देता था। उसको बोलते हैं रोग एक्सेस पॉइंट, जो या उसको हम बोलते हैं इविल ट्विन मेथड। ओके, इविल ट्विन बोलते हैं या यस फिर सर, एविल ट्विन। ओके। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इविल ट्विन इज, आप अभी ऐसे नहीं कर सकते इविल ट्विन को। ओके, सिंगल वायरलेस अडैप्टर से नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो, ये नहीं है कोई अच्छा डायग्राम मिले तो मैं बताता हूँ। लेट्स से दिस वन।
या आप क्या करते हो, जो भी टारगेट का नाम होता है ना, जो उसकी BSS ID होती है, जो ESSID होती है, उस सेम नाम का एक नया एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देते हो। ठीक है, जब सेम नाम का एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देते हो यस तो क्या होगा, आपका जो फोन है वो ESSID से ही आइडेंटिफाई करता है। अगर सेव्ड है तो उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली, बट उस पर पासवर्ड तो सेव्ड है नहीं। साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो कि जो ओरिजिनल वाला होता है आपका, उस पर आप डीऑथेंटिकेशन अटैक चलाते हो। डीऑथेंटिकेशन अटैक क्यों चलाते हो? ताकि कोई भी चाह करके भी उस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट ना कर पाए। समझ रहे हो? इविल ट्विन मतलब उसी का एक क्लोन बना देते हो, एक्सेस पॉइंट का एक क्लोन बना देते हो, यस और जो ओरिजिनल एक्सेस पॉइंट है उसको डाउन कर देते हो। इस पे आप इतने डीऑथेंटिकेशन अटैक मारोगे कि ये काम ही करना बंद कर दे, और इसी के सेम नाम का आप एक दूसरा राउटर खड़ा कर दोगे। अब आपका विक्टिम क्या लगेगा? विक्टिम को क्या लगेगा नाम से कि ये मेरा वाईफाई है, और वो इस पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, किस पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा? आपके इविल ट्विन पे। ये वाले हाँ, ठीक है जी। जी सर। दैट इज इविल ट्विन। सो यहाँ पे डीऑथेंटिकेशन और हमने जो भी किया है यहाँ पे, क्रैकिंग और कैप्चरिंग एवरीथिंग, सब समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? सर ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिसमें ये वर्ड लिस्ट के बिना हम कर सकें? क्योंकि वर्ड लिस्ट के ऊपर ये पूरा ये सिनेरियो जो है वो वर्ड लिस्ट में अगर पासवर्ड होगा तभी वो क्रैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा कोई और दूसरा तरीका है जिसमें मतलब वर्ड लिस्ट के बिना हो चांसेस पाए? ज्यादा हो कि हाँ ज्यादा चांसेस हो मतलब? इविल ट्विन मेथड है, ठीक है, लेकिन इविल ट्विन के लिए आपको पहली बात तो स्ट्रॉन्ग अडेप्टर भी चाहिएगा। ठीक है, और एक नहीं दो अडेप्टर चाहिए आपको। एक अडेप्टर से आप डीऑथेंटिकेशन अटैक कर रहे होंगे, दूसरे अडेप्टर से आप एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर रहे होंगे। सर मेरे पास है। तो वो आप कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। जब इसमें आपका विक्टिम आपके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ओके, तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, एकदम प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड आएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नाम है दोनों वाईफाई का सेम है, SSID जो है दोनों की सेम है। यस सर। दैट इज द थिंग। सर आपको ये वाला टैग करना आता है? आता है, क्यों नहीं आता? तो सर एक बार दिखा दो डेमो। सर डेमो डेमो? अच्छा, डेमो तो फिलहाल इसको हम, किसकी बैकग्राउंड वॉइस किसकी आ रही है यहाँ पे? एक मिनट, या somebody just got disconnected। तो तनिष्क तुम कह रहे थे डेमो के लिए? यस सर। इससे तो नहीं करेंगे यार हम एयर क्रैक से, ओके। उसके लिए प्रोबेबली हम शायद बेटर कैप यूज करते हैं। ठीक है, डेमो तो मैं फिलहाल नहीं करूँगा, मैं इनसे आगे चलूँगा। बेटर कैप मैं बता देता हूँ आपको, आप बेटर कैप यूज़ कर सकते हो। और एक और टूल है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, एक और टूल है। सर 2-3 टूल के नाम मैंने पढ़े थे। Evil Den using captive portal। ये तो ये ग्रिड ऑन का है, इसी से सर मैंने किया था, यही वाला पढ़ा था। हाँ, ये यूज़ कर सकते हो आप। हाँ, ठीक है ना, दिस इज वन थिंग। चलो ये गाइड फॉलो करके देखना, कुछ मिले इंटरेस्टिंग तो बताना मुझे भी। मैंने तो पढ़ी नहीं है ये गाइड, आप देखना। ठीक है, अच्छा जी।
सो अभी तो मैं आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है आवाज़ वगैरह में? कंटिन्यू करें फिर? यस सर, यस सर। यस सर। ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं आपका। अच्छा, वाईफाई में और किसी को कोई डाउट है? सर एक मतलब वैसे ही पूछना था डाउट। हाँ पूछो। सर मान लो सर किसी ने हमारे फोन में कनेक्ट करके दे दिया पर हमें पासवर्ड नहीं पता, तो सर पासवर्ड कैसे निकाले? फोन में कनेक्ट करके दे दिया? हाँ सर। फोन में आप व्यू कर सकते हो ना सेव्ड पासवर्ड अपना। सर सारे फोन में नहीं होता है। हाँ, सारे फ़ोन में ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए क्या है, कहीं प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस आती हैं जो आपके सेव्ड पासवर्ड को व्यू करके दे देती हैं, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास फ़ोन रूटेड हो तो वो आप देख सकते हो। टर्मक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे व्यू कर सकते हो सेव्ड वाईफाई पासवर्ड्स। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल विंडोज़ की बात करूँ, हाँ, विंडोज़ आर CMD और दिस वन NET SH WLAN show profile. Okay. So कुछ कमांड्स होती है हमारे पास विंडोज़ में जिससे हम अपने सेव पासवर्ड व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से हम उसमें भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको शायद कंडीशन रूटेड की होती है, क्योंकि रूट करे बिना नहीं देख पाओगे। फ़ोन रूटेड है तो देख पाओगे। फ़ोन रूट कर लो, टर्मक्स इंस्टॉल कर लो, डन हो गया जी। सर हाउ टू रूट फोन? हाउ टू रूट फ़ोन? हाँ सर। ये क्वेश्चन करो गूगल से जा करके। हाउ टू रूट फ़ोन गूगल ही बना दिया तुमने मेरे को ना पूरा का पूरा। सर नहीं सर, गूगल बताता तो है सर, पर ना कुछ ना मतलब हर फोन में नहीं चलते वो वाले। तो आप देख रहे होंगे सिंगल वो वन क्लिक रूट वाले एप्लीकेशन के, भाई आपने इंस्टॉल किया, उस पर क्लिक किया, जैसे किंगो रूट हो गया, नहीं। कस्टम रूम क्या पढ़ा है कभी मैंने? ठीक है, यस। हाँ भाई बोल। वो नहीं है। कस्टम रूम आपको अपना फोन स्पेसिफिक देखना पड़े। हर फोन का आता है अलग अलग ही। बूट अनलोड बूट अनलोडर पहले अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। यस सर। सो वो आपको अपने डिवाइस स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि आप अपने डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक करोगे, उसको स्पेसिफिकली कैसे रूट करोगे, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, so let's get back here. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके। सर सर आपसे एक और बात पूछनी थी। पूछो। सर जैसे सर एक पहले एप्लीकेशन आती थी ना WPS टेस्टर। होगा WPS टेस्टर। हाँ सर अभी सर भी आती है यार। सर प्ले स्टोर पे आती है WPS टेस्टर। अच्छा, हाँ तो सर जैसे आप कह रहे थे कि पासवर्ड वही मिलते हैं जो वर्ड डायरेक्टरी में यूज हुए होते हैं, मतलब सर जो वो डायरेक्टरी से उठाता है। हाँ। तो सर एक का सर उसमें वाईफाई कनेक्ट हो गया था, पर एक का पासवर्ड उसने अपने उसमें डाल रखा था, मतलब अपने नाम से ही डाल रखा था सर, पर फिर भी कनेक्ट हो गया। अपने नाम से डाल रखा था फिर भी कनेक्ट हो गया? हाँ सर। मैं बात नहीं समझ पाया तुम्हारी। सर मतलब पासवर्ड उसके नाम से था सर, जैसे पासवर्ड समझ लो कुछ भी लगा लो। ठीक है, पासवर्ड था है। हाँ सर पासवर्ड मान लो सर, नहीं पासवर्ड पासवर्ड डायरेक्टरी से निकालना हो जाएगा सर। पासवर्ड मान लो कुछ भी हो गया। तनिष्क था पासवर्ड। हाँ सर तनिष्क था। हाँ, तो सर फिर उसने बिना डायरेक्टरी के मतलब वाईफाई से कनेक्ट कैसे कर दिया? बिना डायरेक्टरी के? हाँ सर मतलब उसने यूज क्या किया WPS टेस्टर ने?
पता नहीं यार मुझे WPS टेस्टर ने क्या यूज किया, मेरे को आइडिया नहीं है। सर वो वाईफाई के पीछे एक बटन होता है ना WPS वाला, उसको सिर्फ WPS फिल करके वाला, उसने छोड़ रखा होगा, ओहो इसीलिए। WPS वाला भाई। यस सर। WPS का कनेक्शन जब होता है आपका, तो मैनुअली आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए होती है आपके एक्सेस पॉइंट की, देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क। देयर नीड्स टू बी समवन हु इज गोइंग टू प्रेस दैट WPS बटन ऑन योर एक्सेस पॉइंट, ओके, तब कनेक्ट हो पाता है। दैट इज समथिंग डिफरेंट, ओके, उसमें कीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है। सर मैं आपको वो मतलब वीडियो भेजूंगा एक। चलो वीडियो भेज देना मुझे। एप्लीकेशन सर, वो एप्लीकेशन वही करता है। WPS का ही करता है? यस सर, वो मैंने ट्राई किया है। अच्छा, सर पर बटन दबाने वाला कौन होगा सर? बटन दबाने वाला कौन होगा? कोई होगा यार पीछे, जरूरी है सब कैमरे अरे के यार सामने आए? वो होता है, वो बटन जब तक नहीं होगा तब तक वो तुम उसको कर ही नहीं सकते, बिना उसके वो कोई चांस ही नहीं बनता है कि उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर लो वाईफाई उसका। ये देखो ऐसे होता है राउटर पे बटन WPS का, ओके, आपको फिजिकली दबाना पड़ता है बटन, तब कनेक्ट हो पाती हैं डिवाइसेस WPS से। और अगर एक बार दबा दिया तो ऑन ही रहता है? नहीं, कुछ टाइम के लिए, केवल जैसे 30 सेकेंड्स इसके अराउंड रहता नहीं है सर, बस। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ मतलब ऐसी कुछ रहता है, उसका ड्यूरेशन होती है बहुत छोटी, 1 या 2 मिनट, दैट्स ऑल, ओके। और कोई डाउट है? सर मेरा वाला हुआ था तुम्हारा वाला हुआ था मतलब? सर, मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर बाईपास वाला। ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर, अच्छा। यस सर। वो तो भाई नहीं होएगा, वो तुम मेल डालो मिल जाएगा तुम्हें अकाउंट। सर वो किया मैंने। हाँ सर वो कुछ स्टेप्स वेरिफिकेशन मांग रहा था, वो भी किया, हाँ, बट लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिया वो लास्ट में। क्लाउड आईटी तो नहीं, तुमने वो रिकवरी का कर रहे हो कि या फिर उसने उनको मेल डाला था स्पेसिफिकली? सर उसको उनको मतलब इंस्टाग्राम को स्पेशली मेल डाला कि मेरा फ़ोन मतलब किसी रीज़न से ख़राब हो गया है। हाँ। उसमें ही जब मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन अकाउंट ओपन था, तो उसके थ्रू अब मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, हाँ, तो प्लीज़ हेल्प मी, हाँ, व्हाट कैन आई डू। तो उन्होंने सर कुछ मतलब वेरिफिकेशन स्टेप्स दिए थे हाँ। फॉलो अप करने को, तो सर वो फॉलो अप किए, बट लास्टली सर उनका कोई उधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन हो गए उसको भी। फिर मेल डालो, फिर मेल डालो, उनसे पूछ लो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दो यार हमें, ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। इतने फॉलोअर्स तुमने इकट्ठे कर लिए हैं, किस कंटेंट के बेसिस पे किए तुमने? सर ये तो कंटेंट डिलीट हो गए सर सारे पोस्ट। सर वही थे सब हैकिंग को लेकर के, एथिकल हैकिंग, ब्लैक हैट, रेड हैट, ऐसे करके। थोड़ा SNMM का भी जोड़ था, तो ऐसे फॉलोअर बढ़ जाते हैं। अच्छा, होता होगा यार, क्या कर सकते हैं, मैं तो जानता नहीं ये सब चीजें। सर एक एप्लीकेशन मेरे 200 बढ़ गए थे एक बारी में ही। 200? हाँ सर 200 बढ़ गए थे एक बारी में 200 ही, एक दिन 24 आवर में 200 ही सिर्फ अलाउड ही होते हैं। सर। भाई 200 अलाउड नहीं थे, बढ़ गए थे मेरे, मैं अभी दिखा सकता हूँ तेरे को इंस्टाग्राम। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कौन बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सर क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जैसे अभी हम लोग कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं वर्चुअल मशीन पे चला रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड ही पे हम लोग अपना वो क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, ओके। क्लाउड क्या होता है? सर वो एक प्लेटफॉर्म
जिसपे क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ होता है क्या? सर क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवर मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। कर दिया गूगल। नहीं सर सर जब AWS पढ़ रहा था ना तो उस टाइम पे ये मैंने पढ़ा था। सो बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो ट्रेडिशनली जो भी चीज़ें आप यूज़ करते थे ना, अब हर चीज़ जो है आप क्लाउड के थ्रू यूज़ करने लगे हो। क्लाउड क्या है बेसिकली, जैसे पहले आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर यूज़ करते हो कुछ कंप्यूटेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब आपको फिजिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हार्ड डिस्क खरीदने की, आपको स्पेस चाहिए तो आप इंटरनेट के थ्रू किसी की हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आप परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ बहुत वेग लग रही है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, गूगल ड्राइव इज़ एन एग्जांपल। यस सर। गूगल सूट आप सब लोग बार यूज़ करते होंगे, जिसके अंदर आपने गूगल फोटोज़ होगा, गूगल फोटोज़ के अंदर आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज़ को बैकअप करता रहता है। किया है कभी, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। फोटोज़ को अगर आप अपनी उससे फ़ोन से डिलीट कर देते हो तो भी फोटोज़ डिलीट नहीं होती है, वो आपके अकाउंट पे सेव हो जाती है, ठीक है ना। एक्सेस कर सकते हो आप उनको, डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो एसेंशियली डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है। अब क्लाउड में स्टोर हो रहा है तो क्लाउड कुछ नया कुछ नहीं है, हार्ड डिस्क ही है एट द एंड ऑफ द डे। डेटा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क ही चलेगी, बस वो हार्ड डिस्क आपके पास नहीं है। वो हार्ड डिस्क कहाँ है, वो हार्ड डिस्क रिमोटली कहीं और प्रेजेंट है, ओके। तो वो डेटा बेसिकली स्टोर हो रहा है आपका गूगल के सर्वर्स पे। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली। जो भी आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे, कंप्यूटिंग के सोर्सेज थे, उन सब चीज़ों को जब हम रिमोटली यूज़ कर पाएँ, रिमोटली एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, इट्स लाइक अ न्यू पैराडाइम जो जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सोचा था, अब हो रहा है, ठीक है। अब सब लोग बाग जो है क्लाउड की तरफ शिफ्ट होने लग गए हैं। गूगल ड्राइव प्रोबेबली आपको शायद 15 GB के अराउंड स्पेस प्रोवाइड करता है। आपने कभी सोचा है कभी अगर आपकी 15 GB अगर ख़त्म हो जाएगी फिर क्या करोगे? एक्स्ट्रा परचेज करेंगे सर। एक्स्ट्रा नया परचेज अकाउंट करो, बना लेंगे सर। नया अकाउंट भी बना सकते हो। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आप कॉर्पोरेट वगैरह के यूज़र हो, ठीक है, सो यू कैन वेरी इजीली स्केल अप। 15 की आप 50 कर दोगे, 100 कर दोगे, 200 कर सकते हो बहुत इजीली। बस एक थोड़ा सा अमाउंट पे करना है एंड यू आर डन। स्टोरेज मिल गई आपको, स्टोरेज एक्सटेंड होगी। ये क्या है बेसिकली, ये फीचर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ रहे हो? यस सर। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको क्या बताई? स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम तो आप बहुत इजीली रिसोर्सेज भी बढ़ा सकते हो। इट्स लाइक अगर आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव बढ़ जाती है, 1 TB भर गई पूरी की पूरी, तो ऐसे नहीं बढ़ा सकते। जाओगे हार्ड डिस्क लेके आओगे, ठीक है, उसको प्लग इन करोगे तभी बढ़ेगी। उसके बाद भी लिमिटेशन है, क्या पता कैबिनेट में जगह हो, क्या पता कैबिनेट में जगह ही ना हो आपके। आपने 4 हार्ड ड्राइव लगा दी, अब आपके पास 5वीं हार्ड ड्राइव लगाने की जगह ही नहीं है, तो कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते। एक चीज़ ये होगी, लैपटॉप के अंदर भी एक लिमिटेशन होती है। लैपटॉप के अंदर, बॉडी के अंदर अगर हार्ड ड्राइव अकोमोडेट हो सकती है तभी तो हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और एग्जांपल दूं, रैम की बात करूं, रैम के स्लॉट्स होते हैं आपके पास मदरबोर्ड पे। मान लीजिए आपके कैबिनेट में तो 4 स्लॉट होते हैं, लैपटॉप है आपका, हर एक लैपटॉप के अंदर 4 स्लॉट नहीं होते हैं। ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर 2 स्लॉट या फिर 1 स्लॉट पाया जाता है। अब मानो दोनों स्लॉट पे आपने रैम लगा दी 8-8 GB की, अब आपको 32 GB की रैम चाहिए, कर ही नहीं सकते, क्या करोगे? स्लॉट ही नहीं है। सर 16 GB वाली स्टिक खरीद लेंगे ना। 16 GB वाली स्टिक सपोर्ट, 16 GB वाली स्टिक सपोर्ट ही नहीं कर रहा आपका मदरबोर्ड, फिर हाँ सर, फिर तो प्रॉब्लम है। फंस गए ना, आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। सर फिर पेन ड्राइव को यूज एज अ रैम कर लेंगे। दैट इज नॉट रैम ब्रो, दैट इज शिट।
देखो रैम और रोम में ना एक डिफरेंस होता है। रैम बहुत फास्ट होती है। रैम खरीदने जाओगे, पहले तो तुम म्यूट करो। हाँ। आप रैम खरीदने जाओगे, आपने प्राइस के अंदर वेरिएशन देखा है? रैम कितने की आती है, रोम कितने की आती है? यस सर। रैम इतनी महंगी क्यों आती है? 4 GB मिलती है, 8 GB मिलती है 4,000 रुपए की है। इतनी सी रैम 4,000 रुपए की, दूसरी तरफ 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है 4,000 रुपए की। 1 TB में और 8 GB में फर्क तो होगा कुछ। ऐसा तो सीधा तुम ऐसा करो ना, हार्ड ड्राइव ही लगाओ, जो तुम USB वाली टेक्निक कह रहे हो। 1 TB हार्ड ड्राइव लगा के उस पर वो टेक्निक लगा दो, वही रैम बन जाएगी 1 TB रैम है। नहीं सर बट ऐसे होता नहीं है। ओके, रैम बहुत फास्ट होती है, उसकी वर्किंग अलग होती है। वेल एनीवेज, सो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रहा था। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। स्केलेबिलिटी, दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट पे फॉर व्हाट यू यूज या पे एज यू गो। इसका मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के केस के अंदर आपको केवल उतनी ही देर के आपको आर्ली पेमेंट करनी होती है कि कितने घंटे, अगर लेट से आपने कोई सर्वर स्विच ऑन किया है, अपने सर्वर सेटअप किया है क्लाउड में, तो आपको अगर आप फिजिकल सर्वर परचेज करते हो तो वो आपको वन टाइम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सर्वर आपने हार्डवेयर खरीदा, ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए का आपने एक सर्वर सेटअप किया, दैट्स ऑल, आपने 2-2.5 लाख रुपए दे दिए। अब वो सर्वर जो है दिन में केवल 12 घंटे चलता है और 12 घंटे बंद रहता है, ठीक है, या 12 घंटे आपका यूसेज ही नहीं है, सर्वर चल रहा है खाम खाम, कोई फ़ायदा नहीं है। पेमेंट तो आपने कर दी है, कॉस्ट तो आपने एक बार में पे कर दी है। लेकिन अगर आप सेम सर्वर क्लाउड में सेटअप करते हो तो ऐसा नहीं होता है। आपकी यूसेज थी केवल 12 आवर्स की, तो आप केवल 12 आवर्स के लिए सर्वर को ऑन करो, उसके बाद 12 आवर्स के लिए सर्वर को ऑफ कर दो, तो आपको पूरे दिन की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल 12 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 6 महीने तक आपने सर्वर कोई ले रखा है रेंट पे एंड आपने उसको 6 महीने में से केवल 1 महीने यूज़ किया है, तो आपको केवल 1 महीने की कॉस्ट देनी है। 1 महीने के अंदर भी जितने घंटे आपने उसको ऑन रखा है ना, केवल उतने की कॉस्ट पे करनी है। बाकी टाइम की कॉस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं होती उसकी। बात आ रही है समझ में? यस सर। सो इसको हम बोलते हैं पे एज यू गो या पे फॉर व्हाट यू यूज, दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्केलेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। उसके बाद पे एज यू गो, व्हाट नेक्स्ट? कोई और मेरे को फायदा बता सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग का? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज नॉट अ गुड पॉइंट। और कुछ ऑन बताओ। डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस, इसका मतलब क्या है? जब चाहिए तब मिलेगा, यस सर। है ना, जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगा। बस क्या चाहिए आपको? बस इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट। अब आपके पास हार्ड ड्राइव में फोटोज सेव्ड थी, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में सेव्ड है फोटोज। आप इंडिया में थे, आप चले गए यूएस से, डेस्कटॉप आपका इंडिया में है, ठीक है, उन फोटोज को एक्सेस आप नहीं कर सकते हो। ट्रेडिशनली ऐसे तो होता था। लेकिन अगर आपकी फोटोज क्लाउड पे है, ठीक है, तो आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया से चले जाओ यूएस से, वहाँ पे जाके अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करो, अपने क्लाउड को एक्सेस करो और जो भी डेटा आपका स्टोर्ड है सबको फेच कर लो। सिंपल, दैट इज नोन एज ऑन डिमांड सर्विस। यस सर। मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात है, अवेलेबिलिटी की बात है, कहीं से भी एक्सेसिबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, केवल इंटरनेट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है जी। ये हम क्या समझ रहे हैं? ये हम फीचर समझ रहे हैं क्लाउड के, कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं, ठीक है। और कुछ सोच सकते हो? सर हमें रिकवर नो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड अपॉन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिक्वायर्ड नहीं हो सके भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के लिए। आपको सिर्फ सर्विस यूज करनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करना होता, सिर्फ इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। सो वो भी हम बात करेंगे
उस बारे में जब हम मॉडल्स की बात करेंगे, SaaS, PaaS, IaaS, यस ठीक है, तो हम इंफ्रा की भी बात करेंगे। और बताओ। रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग, यस सब ये गूगल से चल रहा है, मेरे को समझ में आ गया। सर हम टर्म्स ना एग्जैक्ट मेरे को। एक्चुअली ये मेरे सारे के सारे नोट्स है ये सिर्फ AWS के। अच्छा, तो AWS का सर्टिफिकेशन करने की सोची क्या? यस सर, 21 में एग्जाम देना है। कब देना एग्जाम? 21। 21 यस सर। सितंबर। ग्रेट, नो सर, ऑल द बेस्ट। 21 सर, 21 मार्च 21 बोल रहे हैं सर। मार्च 21? यस सर, अभी प्रिपरेशन चल रहा है उसमें तो मेरा। बहुत टाइम है, अभी बहुत प्रिपरेशन कर आराम रहे से हैं कर। सर। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा जी, सो काफ़ी सारे लोग बाग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से आए चले गए, आई डोंट नो व्हाई। या तो नेटवर्क का इशू था या फिर बस वाईफाई हैकिंग ही सीखना चाहते थे। वाईफाई हो गया अपना, चलो क्लाउड किसको पढ़ना है? सर हैक करने चले गए हमने ना। क्या कर हैक करने कि अब तो वाईफाई हैक करके आएंगे। अच्छा अच्छा, सर सो वो सही में चले गए लगता है हैक करने। अच्छा जी, मैं आपको क्या बता रहा था। अच्छा, मैंने आपको वो बता दिया था OSWP सर्टिफिकेशन वाईफाई हैकिंग का, एक अलग से सर्टिफिकेशन होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। यस सर, बता दिया है ना। तो जिसको अगर बहुत डीप में जाना हो इसमें, तो आप OSWP की तैयारी कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ओके, पूरा इन एंड आउट हो जाएगा उसके अंदर। खैर जी, सो अगस्त चल रहा है ना, जून जुलाई अगस्त, ओके। अच्छा, मैंने लास्ट सेशन में कुछ होमवर्क दिया था, उसकी बात कर लूँ जरा मैं। बताओ भाई, इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आप बताओ पहले तो मुझे कि किस किस ने डॉक्यूमेंट बनाया, और किसी ने मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा तो है नहीं? भेजा किसी ने नहीं है। भेजा किसी ने भी नहीं है। तो मेरे पास कौन कौन है यहाँ पे? तनिष्क है, विकास, दिवाकर, प्रतीश, विष्णु। सर अभी भेज दें चैट में। चैट में नहीं, मेरे को मेल कर दो। नहीं बनाया सर, नहीं बनाया विष्णु? समझ ही में नहीं आ रहा था सर। ऐसा क्या था उसके अंदर जो समझ में नहीं आया? सर 2022 का सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं चला था उसका डॉक्यूमेंट से कहाँ से उठाऊं। मैं चेक भी क्या तो नहीं मिल पा रही थी। अच्छा जी, स्ट्रेंज। बाकियों के भी जरा एक्सक्यूज सुन लें, क्या है? तनिष्क, यस सर। बनाया डॉक्यूमेंट? पीपीटी भी है पीपीटी बनाई है? सर। डॉक्यूमेंट सर नोटपैड पे भी थोड़ा सा बना दिया था डॉक्यूमेंट टाइप। हाँ। और सर मैंने तो MS वर्ड पे बनाया है। कोई इशू नहीं है यार, कोई तुम्हारे नंबर थोड़ी चलेंगे चढ़ेंगे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट में बनाओगे तो अलग मिलेंगे, टेक्स्ट में बनाओगे तो अलग मिलेंगे। समझने से मतलब है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। यस सर। सबको पता ही है मेरी मेल आईडी क्या है, rishabh@cloud.in, जिससे मेल आता है। कर दी मेल। कर दी मेल? अभी नहीं खोलेंगे। सो ब्रीफ करो मेरे को। प्रीतिश, तुमने यस बनाया? सर, मैंने वही नोटपैड पे इन्फो पूरा निकाल के लिखा था। भेज दो, नोटपैड फाइल्स भेज दो मेरे को। नोटपैड, पीपीटी, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, जो भी बनाया है सब भेज दो। ओके, एंड अब यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या आपने सीखा? क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं? एक तो शेल शेल हो गया। ZSH यूज किया गया। सर इन्होंने मतलब सर ये भी कहा है इसमें, इस वर्जन में, कि नेक्स्ट वर्जन जो आएगा 2020.4 उसमें सर वो डिफॉल्ट हो जाएगा ZSH शेल। यस सर। अच्छा, और सर दूसरा था
जो पावर शेल में यूज करते हैं ना विंडोज 10 के अंदर काले लिनक्स, हाँ। उसका सर वर्जन इंप्रूवमेंट हुआ है। इंस्टॉलेशन का सर प्रोसेस इजी और हैंडी कर दिया है। हम्म, और सर मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन में VMware पे यूज करते हैं तो हम्म, उस टाइम पे सर थोड़ा लैग होता है ना, कभी कभी लैग करता है सिस्टम, बट हाँ। इन पावर शेल सर वो वैसा कुछ नहीं आ रहा है, लैग लैग का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब सारे के सारे टूल वहाँ पे रनिंग हो रहे हैं। और सर इसमें जो भी टूल्स के सर आइकन्स है सर उनको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। हम्म, सर टूल्स के आइकन्स को भी इम्प्रूव किया गया है। और फिर एक सर ये सर इसमें एक HIDPI मोड, सर ये थोड़ा सा अलग इसमें दिया है। इसको इजी टू स्विचिंग मोड में इसको कम सर चेंज किया है। मींस सर आपके जो मतलब वर्ड्स होते हैं, जो भी मतलब स्क्रीन जो आपका स्क्रीन होता है वो एकदम से इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज इन द सेंस आप तो मतलब क्या इन फ्रंट आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, सारे आइकन्स सारे टूल्स का साइज बढ़ जाएंगे वहाँ पर सर एकदम से। अच्छा। यस सर। और सर कुछ सर इसमें दो फीचर सर सिर्फ और सिर्फ आर्म सपोर्ट के लिए सर, ARM सपोर्ट के लिए है। जैसे ब्लूटूथ आर्सेनल, सर ये काली नेट हंटर का एक टूल है, न्यू सेट ऑफ टूल है ये ब्लूटूथ के लिए। और सर नोकिया सपोर्ट में सर नोकिया के लिए भी इन्होंने काली लिनक्स काली का नेट हंटर सर लॉन्च किया है इस बार, अच्छा। जो पहले नहीं आता था सर। अब इस वर्जन से सिर्फ वो नोकिया सपोर्ट में भी काम करेगा, नोकिया 6.0 वर्जन। और एक और था 4, मिस यस सिंक नोकिया 4 में। नेटवर्क। ओके। सर ये नए वाले काले लिनक्स 2020.3 का था। और सर 2020.2 में सर ज़्यादा करके सर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ग्राफिक्स को ज़्यादा सर किया है। KED प्लाज्मा मेकओवर एंड लॉगिन पे काम किया था उन्होंने। अच्छा। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था काले लिनक्स का उसको सर इम्प्रूव किया था। और फिर सर पावर शेल के ऊपर भी पिछली बार काम हुआ था, बट इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम हुआ है पावर शेल पे, क्योंकि हाँ। इस बार सर उन्होंने एक रिलीज किया है जिसका नाम है विनकेक्स WSL2, जिसका नाम दिया है उन्होंने क्या नाम दिया? WSL2 अच्छा। गेट रेडी। हम्म। और सर फिर पिछली बार से इस बार थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा ARM को सपोर्ट मिला है। पिछली बार भी सर ARM पे इम्प्रूवमेंट था, बट इस बार थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो दो नए वर्जन जो लॉन्च किए नोकिया सपोर्ट के लिए, जो नोकिया में पहले सपोर्ट नहीं लेते थे, हम्म, इसलिए थोड़ा सा इस बार ज़्यादा अच्छा है। हम्म, और सर थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं इसको कि इंस्टॉलेशन हार्ड हो गया है इस बार। इस बार का इंस्टॉलेशन थोड़ा हार्ड हो गया ज़्यादा पिछली बार से। और वही है सर, बिहाइंड द सीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट हुआ है और न्यू पैकेजेस और आइकन्स को सेट किया गया है। और सर एक लास्ट थिंग, नए वाले वर्जन में सर जितने भी मिसिंग रिपोजिटरीज थे, जो हाँ। टूल्स थे, वो सबको भी फिक्स किया गया है। बस सर ओके। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने बता दिया। ग्रेट। बहुत बढ़िया। और किसी ने कुछ पढ़ा इस? सर बट जो विनकैक्स जैसी चीजें हैं सर वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। यस सर। सर और बैश सेल के मतलब सर अभी डिफॉल्ट ZSH इसलिए नहीं करा है सर क्योंकि वो अगली बार ही करेंगे। और सर पूरा हटाया नहीं गया है बैश को सर, क्योंकि हम पैरेट वगैरह में अभी भी यूज कर रहे हैं सर, वो स्टिल एग्जिस्टिंग है। अच्छा। और सर GUI को इस बार ज्यादा वो दिया गया है ताकि हम काली को, जैसे सर जो विंडोज का इंटरफेस होता है सर, खाली कमांड लाइन ना बना के विंडोज की तरह इंटरफेस की तरह उसको कंपेयर करें। अच्छा। हाँ सर। सर और सर बहुत सारे टूल्स को अपने अपने आइकन्स मिल गए हैं। अच्छा। हाँ सर। और सर ARM में 64 बिट रास्पबेरी पाई इमेजेस अब यूजर लैंड यूटिलिटी ले सकेंगी। ओके। हाँ सर। और इस बारी पहले मतलब सर फर्स्ट बूट के आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिलेंगे। फर्स्ट बूट पे। हाँ सर। और सर आप अब नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगा ना सर, जैसे शेल का आया तो आप शेल डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। अच्छा। यस सर। ओके।
सो मेरे पास तनिष्क का मेल आ गया है एंड विकास का मेल आ गया है। विष्णु ने बनाया नहीं, प्रत्यक्ष ने भेजा नहीं। सर मैं भेज दूंगा थोड़ी देर। भेज देना मेरे को, ठीक है प्रत्यक्ष? यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये किया होगा, तुमने थोड़ा रिसर्च किया होगा, तो कुछ चीजें नई सीखने को मिली होगी। यस सर। देखा जीयूआई वगैरह होता है, किसी ने Yes, बोला sir. केडी प्लाज्मा। अभी करंट जीयूआई पता है क्या है आपका? करंट जीयूआई आपका है XFCE। XFCE है। यस सर। Yes, sir. और इसी में सिर्फ HDPI मोड है। ठीक है। सिर्फ इसी में दिया हुआ है सर ये। हाँ, और ये जो आप पावर शेल वगैरह की बात कर रहे हो, आपको पता है आप बिना वर्चुअल बॉक्स के भी यूज कर सकते हो काली को। यस सर। सर विनकैक्स से उसको बोलते हैं विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। यस सर। मैंने ये किया था, मेरा सिस्टम हाँ प्रॉब्लम में आ गया था सर बहुत ज्यादा इससे। हाँ सर, सर इसलिए थोड़ा वो बोल रहा है कि आपको मतलब सिस्टम का हार्डवेयर थोड़ा पावरफुल चाहिए। हाँ और सर 64 बिट तो होना ही चाहिए इसके लिए। ओके। यार मेरा i5 है। सर कल आपने बोला था कि ये शेल ZSH के बजाय फिश क्यों नहीं यूज कर रहा है? हाँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो कि नॉर्मल यूजर को यूज करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसीलिए ZSH को Bash। यूज किया जा रहा है। क्योंकि बैच ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए। यस सर। नहीं सर, फिश का हाँ। बोलते हैं ना। ओके ग्रेट, अच्छा लगा आप लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, ठीक है ना? तो ऐसी ही होती हैं यार चीज़ें, ठीक है ना? आप इस पॉइंट के बाद जो है आपको किसी और से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा हो जाता है कि आप जो है सफिशिएंट, आपको इतना फाउंडेशन दे दिया गया है कि आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और नई नई चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है ना? दैट वाज माय होल मोटिव हियर, ठीक है जी? सर एक और क्वेश्चन था। पूछिए। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे ये स्क्रीनशॉट भेजा है सर। मैंने ये पेन टेस्ट वाला जो आप बुक भेजा ना, हैंड्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हाँ सर वो स्टार्ट किया तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी है नेट एपीआई का MS08067। MS08067 तो यस। इसमें एक जगह लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिलीफ द कॉन्फ़िगर worm was taking advantage of MS08067 in the wild and exploiting every vulnerable system it came across. या सो यस सर बोलिए। नहीं, पूछो क्वेश्चन तो पूछो, क्या सर क्वेश्चन? तो सर जैसे MS17 का हम लोग देखे थे, ये एक वल्नरेबिलिटी खोजा गया था तो उसके थ्रू हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एटर्नल ब्लू, यस सर, इटर्नल ब्लू। WannaCry। यस सर। तो एटर्नल ब्लू को एक्सप्लॉइट करके WannaCry चल रहा था, ठीक है? 2008 में आई थी आपकी वल्नरेबिलिटी, नेट एपीआई की वल्नरेबिलिटी, दैट इज MS08067 एंड sir. कॉन्फ़िगर जो है ना वो भी वॉर्म है। कॉन्फ़िगर आई बिलीव दिस इज द स्पेलिंग, यस एंड सर। ये नेट एपीआई को यूज करके चल रहा था। इतना ही है इसमें, बताओ और क्या पूछना है? सर एक और था, एक nmap में एक स्क्रिप्ट रन हुआ था जिसमें कि एक कमांड डाला गया था आर्गुमेंट इक्वल टू अनसेफ इक्वल टू 1। स्क्रिप्ट स्कैन्स होते हैं वो, ठीक है? स्क्रिप्ट स्कैन्स भी हम करते हैं, नॉट नाउ, मतलब हम लेटर ऑन जैसे पीटी वगैरह करते हैं तो हम स्क्रिप्ट स्कैन्स वगैरह भी रन करते हैं, ये समझो। तो वही आर्गुमेंट, ये अनसेफ वाला मुझे समझ में नहीं आया, उसमें होगा क्या? वो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट जो आप रन करते हो वो उस पर डिपेंडेंट रहता है कि आप कौन से आर्गुमेंट यूज करोगे, ठीक है ना? तो पहले स्क्रिप्ट स्कैन समझेंगे हम आगे चल के, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर और एक और था पूछो। सर, इसमें जैसे हम लोग MSF CLI से एक ही कमांड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ सर तो उसमें एक जगह है कि थ्रेड इक्वल टू 100E। हाँ सर तो वो क्या है उसका मतलब डिफाइन? देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि हम अभी MSF CLI की तरफ डाइव नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज तो ये कि हम पहले मेटास्प्लॉइट को नॉर्मली चलाना सीख लें, वही बड़ी बात है, यस क्योंकि इसके अंदर बहुत फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। दूसरी चीज बात रही थ्रेड की,
तो थ्रेड्स होते हैं आपके नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेसेस दैट आर गोइंग टू रन, दैट आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। यस सर। ठीक है, दैट इज थ्रेड्स। सर जरूरी नहीं है कि हर पेलोड काम करे। यस, जरूरी नहीं है कि हर पेलोड काम करे। थैंक यू सर या एंड्रॉइड के लिए सर पेलोड बनाया था, बट सर वो डिटेक्ट हो जा रहा है, तो सर वो जो इनकोडर्स है उसमें कैसे लगाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड्रॉइड के लिए पेलोड बनाया, डिटेक्ट होएगा ही होएगा अनटिल अनलेस आप कोई क्रिप्टर या बाइंडर यूज नहीं कर रहे हो। अब क्रिप्टर और बाइंडर अगर आप कोई फ्री वर्जन कोई पड़ा हुआ मिल जाता है आपको, वो यूज करोगे तो अगेन वो भी डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बाग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर एट द एंड, कोई मतलब हाँ, एट द एंड आपके पास दो चीजें बच जाती है। पहली चीज, या तो किसी से बना बनाया क्रिप्टर एंड बाइंडर खरीद लो जो जेन्युइन हो, कहीं डीप वेब डार्क वेब पे जा करके। ठीक है, दूसरी चीज ऑप्शन ये बच जाता है कि खुद अपना क्रिप्टर एंड बाइंडर कोड करो, खुद अपना बनाओ। ओके, दैट इज अनदर ऑप्शन। प्रॉपर अगर आपको FUD बनाना है, फुल्ली अनडिटेक्टेबल मालवेयर बनाना है, तो ये है। सर तो मतलब मुझे एक चीज बता दीजिए लास्ट की, जैसे कौन सा लैंग्वेज मुझे सब पढ़ना होगा उसके लिए अगर अपना क्रिप्टर या बाइंडर बनाना है तो? सर्टिफिकेशन होता है SLAE, सिक्योरिटी ट्यूब असेंबली लैंग्वेज एक्सपर्ट। ओके, SLAE के अंदर आप लॉग इन कर सकते हो। तो दो चीज़ें चाहिए आपको, एक असेंबली चाहिएगी, एक पाइथन चाहिएगा। दो लैंग्वेज करो, आप अपना बना लोगे। ठीक है सर। इसका असाइनमेंट होता है, इसके असाइनमेंट में ना वो लास्ट में बनवाता है क्रिप्टर्स। मेरा यहाँ पे क्रिप्टर बनवाता है असाइनमेंट में, सर्टिफिकेट आप करोगे तो उसमें 7 असाइनमेंट देता है ये, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी गुड, बट वेरी गुड, सो यू कैन लुक इनटू दिस थिंग। इसमें अपना क्रिप्टर बनाना बताता है ये। ओके सर। सर। एक क्वेश्चन और था, पूछ लें? पूछो यार, पूछो। सर बहुत सारा स्टडी मटेरियल इसके लिए, किससे स्टार्ट करिए समझ नहीं आ रहा। बेसिक से स्टार्ट करो। अब तुमने CH कर लिया है, अब आगे जाने की बजाय पहले पीछे जाओ। ठीक है, पीछे का मतलब क्या है? हैकिंग में मत जाओ, पहले जाओ नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग पढ़ो भाई, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो। अगर नेटवर्किंग में तुम्हारा डामाडोल है, फंडामेंटल हिले हुए हैं, तुम अच्छे हैकर नहीं बन पाओगे, मैं भी बता रहा हूँ। सर मैंने CCNA कर रखा है। नेटवर्किंग का सर कोई अच्छा मतलब मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा। वैसे अगर आपको नेटवर्किंग पढ़नी हो तो आप CCNA के लेवल की नेटवर्किंग पढ़ लो, उतनी काफ़ी है। आपको CCNP CCIE तक जाने की जरूरत नहीं है, बट CCNA जो सर्टिफिकेशन होता है उतने लेवल की नेटवर्किंग पढ़ लो। वो तो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे डालोगे CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सर इसका एक Udemy पे बहुत अच्छा कोर्स है। हाँ, Udemy पे है, हर जगह पे है यार, फ्री भी है, पेड भी है, हर चीज़ है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर्ड है वो वाला लिंक। हाँ, तो कोर्सेज वगैरह सब शेयर्ड है। मैं वही कह रहा हूँ, इसके बाद जो है ना, नेटवर्किंग पहले स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, फिर वापस से हैकिंग पे आना कि अब करेंगे हम सिक्योरिटी की बात, अब हम लेवल अप करेंगे। आप खुद देखोगे कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो बात है। यस सर। सर क्योंकि मैंने हैंड ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो सर बुक स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, तो बहुत कुछ में दिक्कत होता है। हाँ, और वैसे MSF CLI जो कह रहे हो ना, अब MSF CLI नहीं एग्जिस्ट करता है, अब MSF कंसोल ही है। पहले हुआ करता था, MSF CLI अलग हुआ करता था, अलग कमांड हुआ करती थी। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग, टू थिंग्स, MSF Venom, MSF console। यस सर। GUI वर्जन मेटास्प्लॉइट का। यस सर, आर्मिटेज। उसको बोलते हैं आर्मिटेज। यस सर। हाँ, सो वो क्या करना है यूज करके, MSF कंसोल चलाना सीखो यार। उसमें समझ में ही नहीं आता सर, उल्टा हो जाता है उसमें जब करते हैं। आर्मिटेज को भूल जाओ, ओके, अपने CLI पे टिको, MSF कंसोल समझो बस, आर्मिटेज की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक Nmap चलाना सीखो, Nmap चलाना सीखो, Zenmap की क्या जरूरत है? आई बात समझ में? यस सर।
यस सर। ये है। सर हाँ जी, सर ये जो ARM होते हैं इससे यूजफुलनेस कहाँ जाती है? यूजफुलनेस कुछ नहीं होती यार, ये सीपीयू के आर्किटेक्चर टाइप्स होते हैं। ओके, एआरएम हाँ। सर ऐसी कोई चीज होती है जहाँ पे ये मतलब नॉर्मल पीसी से ज्यादा एडवांस निकले या फिर उनसे ज्यादा वर्क करे? मतलब आप ये कहना इसको चाह रहे हो लेके कहीं भी घूम सकते हो ARM को। कि एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको इसके ऊपर पढ़ना है तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बीटेक में होते हैं आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक सब्जेक्ट होता है, वो उसको समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉल्स क्या होती हैं, वो चीज़ समझो। दूसरी चीज़ आप समझो सीपीयूज़ के बारे में कि सीपीयूज़ क्या होते हैं, आर्किटेक्चर्स क्या क्या होते हैं, हाइपर थ्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ओके, कोर्स क्या होती है, थ्रेड्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे, आ जाएगा समझ में। ओके। हम्म। दिन काउंसलिंग कर दीजिएगा सर।